हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि भारत में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोगों के मन में ये है कि चुनाव में किस पार्टी को वोट दें। और चूंकि लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं बहुत खुल के, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जो मेरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जानकारी है आपके साथ शेयर करूं। कैसे वोट दें, कैसे आप पता करें कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए या किस पार्टी को नहीं। ओके, देखिए, दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये देखना है कि आप किसी देश की जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको कैसे मेज़र करते हैं। मान लो आपकी हाइट 6 फीट है, तो आप मेज़रमेंट टेप से अपनी हाइट माप लेते हैं कि मेज़रमेंट टेप से हम अपनी हाइट मापते हैं तो हमारी हाइट इतनी है। इसी तरह देश तरक्की किया या नहीं किया, इसको मापने का भी कोई ना कोई पैरामीटर है। और आपको दावे के साथ अगर मैं कहता हूँ कि देश के 90% मतदाता को ये पता ही नहीं है कि देश तरक्की किया या नहीं किया और इसको मापने का पैरामीटर्स क्या है, तो मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। ठीक है, जो दुनिया के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं। आज चूँकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ और विदेश से भी जाके पढ़ाई किया हूँ, तो आपको शेयर करता हूँ। पहला चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखो आप। नंबर 1, जिस देश में जितने कम बेरोजगार होंगे वो देश उतना तरक्की किया हुआ है। यानी बात समझ में आई। यानी एक गांव में 200 लोग हैं, एक गांव में 200 लोग हैं और मैक्सिमम लोग अगर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं ठीक ठाक, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली वो गांव खुशहाल होगा। तो पहला पैरामीटर क्या है कि जिस देश में जितना कम बेरोजगार होगा वो देश उतना तरक्की किया हुआ देश है। नंबर 1। और आप ये डाटा कैसे मापेंगे कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी या घटी, तो ये वर्ल्ड बैंक, WHO और जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ये सब जो डाटा निकालते हैं उससे देखेंगे। आप सिंपली गूगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन 2014, यानी 2014 में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी और अभी भारत में बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, आप नापेंगे बेरोजगारी दर, आप सिंपली ये पता कर लेंगे कि उस समय की सरकार ज़्यादा बेहतर थी या अभी की सरकार ज़्यादा बेहतर थी। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और बहुत ही जाने माने हैं, ठीक है, और 360 जो कैरियर है उनके भी, जो डायरेक्टर है उनका भी इस पे स्पीच है। और जितने इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के, उस सबका ये मानना है कि अगर किसी देश का इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन आपको नहीं समझ में आएगा, आप समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी देश में महंगाई कितनी बढ़ी। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज अगर आप 200 रुपये किलो चावल खरीद रहे हैं, तो एक साल के बाद आपको 207 रुपया उस चावल को देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन 7% बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 में अगर 7 रुपया बढ़ता है तो 7% होता है, 200 में 7 रुपया बढ़ता है तो 3.5% हुआ। ठीक है, तो मान लो कि अगर 100 रुपये में आप चावल खरीदे, अगला साल जो है सेम 1 किलो चावल आप 107 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि चावल का रेट में 7 रुपया का इजाफा हुआ, यानी 7 रुपये वृद्धि हुई। तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, 7 रुपया। जो सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे थे वो सामान 107 रुपये में खरीद रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं 107 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आपका इनकम, इन्फ्लेशन जितना बढ़ा उसमें आपका इनकम भी उतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यानी आप मजदूरी 300 रुपया में कर रहे हैं तो 7% के अनुसार 7 या 21 रुपया बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 321 रुपया अगले साल आपका मजदूरी हुआ कि नहीं हुआ। या जो लोग सैलरी में हैं, जैसे मान लो मैं हूँ 50,000 सैलरी कमाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट इन केस, रैंडम नंबर। ठीक है, तो 50,000 सैलरी अगर मैं कमा रहा हूँ
तो 50,000 सैलरी अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं अपने सैलरी में देखूंगा कि सालाना इंक्रीमेंट मेरा 7% हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? अगर 50,000 मंथली सैलरी है तो सालाना होगी 6 लाख, तो 6 लाख का जो है 7% मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मेरी सैलरी उस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है, मेरी सैलरी अगर 80-90 हज़ार बढ़ रही है, कोई एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, रैंडम फिगर, तो मैं ये मान के चलूँ भाई हमारी सैलरी ठीक ठाक बढ़ी। अब पता चला कि मेरी सैलरी जो है हर महीना हमें 50,000 मिल रहा है, अगले महीना हमें सिर्फ जो है सैलरी में 1,000 मिल रहा है ज़्यादा, ठीक है, यानी 51,000 मिल रहा है, तो 12 महीने में सिर्फ 12,000 मिली, तो 7% हुआ, ये 7% वृद्धि नहीं हुई। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी महंगाई बढ़ी उतनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो ये माना जाएगा कि उस देश में महंगाई तो बढ़ी लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, तो वहाँ भी विकास नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट पे आप आ जाइए। तीसरा पॉइंट है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। और दूसरा सेंस में ये समझिए, जीडीपी को बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, मैं प्रोफेसर की तरह नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल भाषा में। जीडीपी का मतलब हुआ कि आपके देश जो है एक साल में कितना कमाई किया, कितना रेवेन्यू प्राप्त किया। मतलब आप दुकान खोलते हैं, दुकान में एक साल में बेच के आप मुनाफा कितना कमाए, मुनाफा कितना है, यानी देश जितना बेच के आपके पास बजट बना, जितना पैसा बचा, वो क्या है, वही आपका जीडीपी है, वही आपका रेवेन्यू है। तो देश जितना पैसा कमाएगा, देश में जितना पैसा होगा, देश अपने नागरिकों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, पब्लिक सेंट्रिक कामों के ऊपर उतना पैसा खर्च करेगा। तो ये भी एक तरीका है डेवलपमेंट मापने का। चौथा तरीका आता बताता हूं मैं। चौथा तरीका ये है कि मानव विकास सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप जो है ये देखिएगा कि 2014 में कांग्रेस सरकार जब छोड़ के गई थी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कहाँ था, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाता है, पॉवर्टी आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, सारे इंडेक्स आ जाते हैं, बहुत सारे। तो मानव का कितना विकास हुआ, उसमें हम प्रगति किए या नहीं किए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2014 में भारत जो था 130वां स्थान पे था, ठीक है, और अभी भारत जो है 2-3 स्थान और पीछे गया है। यानी 2014 में भी भारत की मानव विकास सूचकांक की स्थिति अच्छी नहीं थी और अब और थोड़ी सी खराब हुई है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है एक बोलता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का और कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो इस बात से एग्री नहीं करते हैं, और उसका नहीं एग्री करने के पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल सही रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ कि देश में जो आदमी है उनकी मंथली, सालाना इनकम क्या है या पर डे की इनकम क्या है। तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कंपेयर टू बहुत सारे देशों से कम है, और उसमें प्रति व्यक्ति आय में इंडिया का रैंक गूगल से देख लीजिएगा। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब अपने से देखेंगे डेटा तब आपको विश्वास होगा। तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारा बहुत सारे देशों से कम है। एक पुराना आंकड़ा आया था, पुराने आंकड़े के अनुसार भारत में जो है एक बहुत बड़ी संख्या जो है सिर्फ $2 दिन में कमा पाती है। $2 का मतलब जानते हैं, 83 × 2 यानी 8 दूना 16, 160, 166 रुपया। 166 रुपया एक बहुत बड़े देश की बहुत बड़ी जनसंख्या उतना ही कमा पा रही है। समझ रहे हैं? 30 से 40% देश की जो जनसंख्या हमारे यहाँ है वो लेबर है, तो सिर्फ $2 में वो गुजारा कर रहे हैं, यानी 183-84 रुपया। तो ये भी एक पैरामीटर है, प्रति व्यक्ति आय जितना होगा वो देश उतना तरक्की क्या हुआ माना जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ पेच है, लोचा है, वो लोचा आप समझिए, ठीक है, क्योंकि आप जब तक देश की तरक्की कैसे होती है ये नहीं समझेंगे, आप पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, आपको मैं ये बताता हूँ कि मान लो हमारे गांव में 10 आदमी हैं, ठीक है, 10 आदमी में 9 आदमी गरीब है, 9 आदमी जो है उसकी कमाई है 200 रुपया पर डे, ठीक है, और एक आदमी बहुत अमीर है, उसकी कमाई पर डे का है 2 लाख। समझ रहे हैं? तो पर डे का उसका कमाई कितना है 2 लाख, और 9 आदमी का कमाई कितना है 200 रुपया। तो 2 लाख और 9 दूना 1800, तो कितना हो गया 2 लाख 1800। मान लो 2 लाख 2000 रुपया हो गया। अब 2 लाख को 2 लाख 2000 रुपया को भागा अब दे दो कितने आदमी से, 10 आदमी से। 2 लाख भागा अगर 10 आदमी से दे दोगे आप, तो उनका जो परसेंटेज आएगा वो ठीक ठाक आ जाएगा।
समझ रहे हैं? जस्ट 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो मैं बात ये कह रहा था कि 10 आदमी जो है हमारे गांव में है, और 10 आदमी में 9 आदमी 200 रुपया कमा रहा है और एक आदमी जो है 2 लाख कमा रहा है। ठीक है, तो 2,18,100 हो गया। तो अगर यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो इनकम हो रहा है 10 लोगों का वो 20,000 से ऊपर हो रहा है। तो 20,000 सब कोई कमा रहा है? नहीं, सब कोई यानी 9 लोग जो है 200 कमा रहा है, लेकिन एक आदमी जो है वो पर डे 2 लाख कमा रहा है। तो 20,000 से ऊपर पर डे का इनकम एवरेज में सबका दिख जाएगा। तो बहुत से साइंटिस्ट ने और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरी को डिनाई कर दिया, और ये बिल्कुल जेन्युइन भी है। ये थ्योरी 100% फिट नहीं बैठती है। मुकेश अंबानी हमारे देश में बहुत सारे पैसा कमाते हैं, टाटा हमारे देश में बहुत सारे पैसा कमाते हैं, अंबानी हमारे देश में जो अडानी है वो बहुत सारे पैसा कमाते हैं, विप्रो वाले कमाते हैं, और देश के 1% के पास लगभग 50% संपत्ति है। भारत में एक रिसर्च के अनुसार देश के 1% के पास देश के 1% लोगों के पास भारत की संपत्ति का 50% उनके पास है। अब एवरेज जब हम जीडीपी निकालेंगे तो एवरेज तो उसी तरह निकलेगा। तो जो 200 कमा रहा है उसका भी एवरेज पर डे के रूप में 1,000 रुपया 2,000 रुपया निकल जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना है अभी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूला काम नहीं किया। ठीक है, अगला पैरामीटर जो है देश की तरक्की मापने का वो ये है कि जो देश वर्ल्ड पॉवर्टी रैंक है, विश्व में भारत गरीबी रेखा में कहाँ पे खड़ा है, यानी भारत में गरीब लोगों की भुखमरी जो दर है उनकी संख्या कितनी है, कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन में हैं, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, यानी कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीब। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये भी आप नेट से निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड पॉवर्टी रैंक में भारत 2014 में कहाँ खड़ा था, अभी भारत कहाँ खड़ा है। ओके, ये सब तो हो गई देश की तरक्की को नापने का पैरामीटर। फिर आप क्या नापेंगे पता है आपको? आप ये नापेंगे कि वर्ल्ड में भारत में टॉप 200 टॉप 300 में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा चीज़ आप देखिए, भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है, भारत जो है हेल्थ लेवल में कहाँ है, हेल्थ इंडेक्स में कहाँ है, यानी कितना बच्चा यहाँ पैदा होता है और कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना लोग मर जाते हैं। समझ रहे हो? हमारे पास इंडिया में एक सर्वे है कि हर जो है चौथा बच्चा जो है या 5वां बच्चा जो है, बहुत सारे राज्य में खास करके हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हर 5वां बच्चा जो है कुपोषित है। कुपोषित का मतलब क्या हुआ कि जितनी हाइट है, जितनी एज है, उसके अनुसार उसकी उतनी हाइट है कि नहीं है, उतनी वेट है कि नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये बॉडी मास इंडेक्स आपको डिटेल में अभी नहीं जाके बताऊंगा। सिंपल आप ये समझिए कि कोई बच्चा जो है 5 साल की एज का है, तो 5 साल की एज में कितना वजन होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, वो है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना सिर्फ स्केलेटन दिखता है, हड्डियाँ दिखती है, तो वो कुपोषित हो सकते हैं। कुपोषित का मतलब उनको प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, और अदर जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, उनको उस संख्या में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नंबर 3 ये हो गया। उसके बाद देखो कि जो डेवलपमेंट है वो कितने सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ें उगा रहे हैं, या जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, या जो घर बना के रह रहे हैं, वो पर्यावरण को कितना नुकसान दे रहा है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप मिट्टी का घर बनाते हैं, तो मिट्टी के घर में जो मिट्टी का जो वेस्ट होता है, डेबरी होता है, और जो सारी चीज़ें लकड़ियों का होता है, वो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, बायोडिग्रेड हो जाएगा, वो फिर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े बड़े जो सीमेंट के वो हैं, सीमेंट के जो पिलर हैं, आप खेत में गड़ दीजिए, ठीक है, 10 साल बाद भी वो जो पिलर निकलेगा ना, वो सीमेंट ही निकलेगा, वो मिट्टी नहीं बनेगा। तो वो क्या हुआ, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान है। मिट्टी को वो पोल्यूट करता है। वो जिस जमीन में आप सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, कंक्रीट का डेबरी डाल देंगे, वो जमीन भी बंजर बन जाएगा। तो एक ये पैरामीटर है कि पर्यावरण में, यानी कितना हमारा देश कार्बन एमिशन कर रहा है, कार्बन छोड़ रहा है वातावरण में, कितना डीजल जल रहा है, कितना पेट्रोल जल रहा है, कार्बन एमिट कितना हो रहा है, पोल्यूशन में देश कहाँ खड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा हवा हम ले पा रहे हैं कि नहीं है, साफ़ सुथरा पानी ले पा रहे हैं कि नहीं, देश हमारा साफ़ सुथरा है कि नहीं है, ठीक है, हमको नाला का तो सेंट नहीं सूंघना पड़ता, नाला कवर है कि नहीं है, बिजली पानी अंडरग्राउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो
तो ये भी एक पैरामीटर है देश की तरक्की नापने का। तो जब आप वोट देने जाएंगे ना, तो ये पैरामीटर को आप देखिएगा। और आप एक चीज़ और सिंपल चीज़ याद रखिएगा, जो शहर में लोग रहते हैं वो घर लेते हैं, तो घर लेते हैं तो 2014 में जो घर लेते थे तो बैंक से लोन लेना पड़ता था। जो होम लोन लेते थे उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.5 से शुरू होता था, 6% तक में आपको मिल जाता था। ठीक है, अभी आप होम लोन लेंगे तो आपको कितना, होम लोन शुरुआत ही उसका 8.5% से ऊपर है, वो भी सैलरीड क्लास हाई सैलरी वालों का। जो जिनका क्रेडिट खराब है वो 9-10% में आपको मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप रेपो रेट को पढ़िएगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या होता है जानते हैं? चलो आपको खोटा भाषा में समझाते हैं, सिंपल में। रेपो रेट मतलब ये है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कितने % इंटरेस्ट में दूसरे बैंकों को लोन देती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, इसका मतलब आरबीआई दूसरे बैंकों को ज़्यादा रेट में इंटरेस्ट देगी। मान लो आरबीआई से 7% इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है दूसरे बैंक, तो दूसरे बैंक जब तुमको लोन देगा तो वो 8% में देगा ना, या 9% में देगा ना। तो ये भी चीज़ 2014 के बाद क्या है, बढ़ी है। समझ रहे? विकास का मतलब ये नहीं होता है 2 ट्रेन चला देना, 2 हवाई जहाज का रेलवे स्टेशन बना देना, या 2 जगह क्या करना, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा देना। सिर्फ विकास का ये पैरामीटर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, लेकिन ये उतना नहीं है। विकास रियल क्या है जानते हैं? जो पब्लिक सेंट्रिक काम होती है। मानव विकास सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं? ठीक है, बेरोजगारी जो है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, लोग जो है नौकरी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। एक डाटा आपको और बताता हूँ। ठीक है, आप 90% लोग आप ये नहीं बता पाएंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और पॉलिटिक्स कौन कर सकता है। पॉलिटिक्स करने के लिए और पॉलिटिक्स में आने के लिए कितना एक आदमी को समझदारी होना चाहिए, ताकि वो देश के कानून बनाने में, देश के डिसीजन लेने में, और जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वर्ल्ड लेवल पर उसमें वो सक्षम हो, दूसरे के भरोसे ना रहे। आपको क्या लगता है जो आईएएस ऑफिसर होता है या आईएफएस होते हैं या दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं, उसकी सारी बात नेताएं सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? नेताओं जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको अपने आप में गुरूर होता है, घमंड होता है कि सारी बात हम इनको नहीं सुनेंगे। मोदी जी जब नोटबंदी किए थे, आपको बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनसे ये राय नहीं लिए थे। समझ गए ना? इसीलिए बिना प्लान का, बिना वेल इम्प्लीमेंटेशन का अपने आए रात को 9 बजे बोल दिया नोटबंदी कर दो। तो ये सब चीज जरूरी है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जान के कोई भी व्यक्ति, चाहे मोदी जी हो या कोई भी व्यक्ति, जान के कोई भी व्यक्ति गलत फैसला नहीं लेता है। लेकिन आदमी गलत फैसला लेता है अपने इग्नोरेंस के वजह से। यानी जो आदमी के पास जितना नॉलेज है, जितना कैपेसिटी है, ठीक है, जितना सोचने की क्षमता है, जितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो उसी अनुसार फैसला लेगा। जैसे मैं अगर जानता हूं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग एनी कंट्रीज प्रोग्रेस, किसी देश की प्रोग्रेस नापने की पैरामीटर क्या है मुझे पता है, तो मैं उस आधार पे आपको बता दूंगा डेटा लेके। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब जिसको ये चीज पता ही नहीं है वो तो क्या देखेगा? वो देखेगा हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, हम खुश हैं, बस हो गया। अब उसको ये बात पता नहीं है कि कल जो हम ईएमआई घर का दे रहे थे 5,000, वो आज दे रहे हैं हम 10,000, तो 5 या 10,000 हमारा इधर काट रहा है सरकार। उसको ये बात पता नहीं है कि कल हम कपड़ा खरीद रहे थे तो कपड़ा में जीएसटी नहीं दे रहे थे, आज हम कपड़ा में जीएसटी दे रहे हैं। उसको ये बात पता नहीं होगा कि कल हम उर्वरक जो खरीद रहे थे, उर्वरक में हम जीएसटी नहीं देते थे, आज हम जीएसटी दे रहे हैं। उसको ये बात भी नहीं पता होगा कि हम किसान जो 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं या 1 लीटर डीजल लेते हैं, जिसकी कॉस्ट सब चीज काट के सिर्फ 35 रुपया पड़ता है, उससे सरकार आपसे 90 या 100 रुपया ले रही है। तो 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो सीधे सीधे आप 55 से 60 रुपया सरकार को डायरेक्टली टैक्स के रूप में दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जानकारी अभाव नहीं होती है तो लोग क्या करेंगे, अपनी जानकारी के अनुसार वो बता देंगे कि हम सच है, लेकिन वो सच होते नहीं है क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो इसलिए जब भी पॉलिटिक्स में आना एक इंटेलेक्चुअल आदमी की काम है, ठीक है। पॉलिटिक्स सब नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना माइंड वाला होगा, वो उस तरह से इनोवेटिव चीजों को लेके आएगा, आइडियाज को लेके आएगा। मैं भी वर्ल्ड क्लास कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। वहां भी हमको मुझे दिमाग की वजह से रखा गया है। मैं उसके लिए
यूजफुल हो तभी रखा गया, वरना वो मुझको नहीं रखता। तो इसीलिए जब पूरे दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी जब क्राइसिस में जा रही थी, तो मनमोहन सिंह 2013-2012 में जो है भारतीय इकोनॉमी को संभाला था। और उस समय भारत जानते हो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश भारत था 2012-13 में। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद जाके जिसको पसंद है उनको वोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।